हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन अकेडमी। मुझे इतना तो पता है कि आप लोगों ने सेक्शन एक के जो क्वेश्चन आंसर मैंने डिस्कस किए थे वो आपने देख लिए होंगे एंड आई होप आपको वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर के अंदर स्पेसिफिक पेपर 2023 के जो सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर है उनको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आप भी जानते हैं कि इन टोटल हमारे 6 क्वेश्चन होते हैं एंड उनमें से हमें 4 को अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन मैं आपके जो टोटल 6 क्वेश्चन है उन सभी के आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस जो दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं जी सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कहता है द डायग्राम नोट ड्रॉन टू द स्केल, हाँ जी ठीक है, बिलो वैसे लॉन्ग साइड है, शोज द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन द लाइट पासिस थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ एंगल 62 डिग्री। तो हमें प्रिज्म एंगल दिया हुआ है, मतलब हमें ए दिया हुआ है, दैट इज 62 डिग्री। प्रिज्म एंगल होता है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल, इसको बोलते हैं। ओके, सो सबसे पहले उसने बोला है स्टेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ दिस प्रिज्म एंड द कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, अगर आप ग्राफ को अच्छी तरह जानते हो, हमने इसके बारे में अगर आपने स्टडी की है, आप समझे हो, तो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होता है, जो ये वाला पॉइंट देख रहे हो, इस पे जो मेरी एंगल ऑफ डेविएशन की एक्सिस पे वैल्यू होगी ना, वही एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है। ऑब्वियस है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब सबसे कम वैल्यू डेविएशन की, वो यही है। और किस एंगल पे ऐसा हो रहा है, 46 डिग्री पे ऐसा हो रहा है। तो पहले पार्ट का तो आंसर सिंपल है भाई कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मेरा 37 डिग्री का है और इंसिडेंट जो है वो है 46 डिग्री का। अच्छा, दूसरा कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए ये मेरा एक्स है, ठीक है, ये देखो इस एक्स के कोरस्पॉन्डिंगली डेल की वैल्यू है 51 डिग्री और ये है 40 वाले का भी कोरस्पॉन्डिंग है 51 डिग्री। तो ये क्या है, ये जो पहला आपको एंगल दिया जाता है ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि है 40 डिग्री का। डेल आपको दिया हुआ है 51 डिग्री का, ए आपके पास है 62 डिग्री का और जो एक्स है, एक्स और कुछ नहीं है, ये एक्चुअली एंगल ऑफ इमर्जेंस है। तो आपने पढ़ा तो है आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल होता है। तो आई है 40 डिग्री, एंगल ऑफ इमर्जेंस एक्स है, ए आपको दिया है 62 डिग्री का और ये 51 डिग्री है। एक्स क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है कि 62 और 51 को आप ऐड कर दीजिए, ये 113 हो गया, 113 माइनस 40 डिग्री आप कर दीजिए, इसमें से आप 40 को माइनस कर दीजिए, ये आपके पास 3 आ गया और ये क्या बन गया आपके पास यहाँ पे 7, दिस इज 7 है ना। तो तो हमारे पास आ गया 73 डिग्री एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। कितना आसान है देखो। तो सेंटर, और अगर आप बोलते ना कि इस वाले में एंगल ऑफ इमर्जेंस कितनी है तो भी 46 डिग्री ही होता, क्योंकि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के केस में आई और ई दोनों बराबर होते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि रीड्रॉ एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ रे ए बी टिल इट एमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म ऑफ क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री। अब इसमें आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका टेक प्लेस करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, नॉर्मली रिफ्रैक्ट कर जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 90 है, तो ये एंगल जो है ये आपका 60 डिग्री होगा, पहली बात तो। अब अगर ये 90 है तो ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा। अब कईयों को लगता है सर ये जो 30 डिग्री हो गया लेस देन क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्ट मारो। गलत, गलत, क्योंकि हमें जब भी एंगल देखना है नॉर्मल के साथ देखना होता है। तो अगर ये 30 है तो ये आपका 60 डिग्री होगा 90 से माइनस करके।
अब देखो ये 60 डिग्री ग्रेटर देन 42 है कि नहीं है, टोटल टनल रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, जिसकी वजह से रे आपकी इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी कि ये भी आपका 60 डिग्री होगा। ऑब्वियस है, फिर ये बन गया 30 डिग्री, जिसकी वजह से ये बन जाएगा आपके पास यहां पे अब 60 डिग्री। अब नॉर्मल के साथ अगर मैं देखूं तो यार ये तो मेरे 30 डिग्री आ गया, लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो जब डेंसर से रेयर मीडियम जाता है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। तो एक्चुअल पाथ इसका ये है ना, एक्चुअल पाथ इसका ये है। मैं थोड़ा सा इसको अलग कलर में दिखाना चाहूंगा। एक्चुअल पाथ इसका ये है, ठीक है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब हुआ कि ये आपका यहां से ऊपर की तरफ हल्का सा ऐसे बेंड करके यहां चला जाएगा, तो ये मतलब होगा इसका। तो अगर मैं आपको उसको प्रॉपरली शो करूं तो ये देखिए, ये है वो सारा कुछ एक एक चीज अच्छे से बताई है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये 30 बना, ये 30 बना, ठीक है। नहीं, ये 30 नहीं बनना चाहिए, ये गलत है। इसको मैं आपके लिए यहां पे अभी रिमूव कर देता हूं, ठीक है। ये क्या होगा इसका कुछ नहीं पता भाई, इसका हम नहीं कह सकते, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है यहां पे। बस ये है कि वो रिफ्रैक्ट कर जाएगा, ये आप कह सकते हो, तो ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपने अपना ये वाला जो रे डायग्राम है वो अपना कंप्लीट करना था। डन हो गया, आगे चलते हैं। अब आते हैं भाई इस क्वेश्चन के अंदर भी। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिखता है, कहता है कि ये इस डायग्राम के अंदर अगर आप बड़े ध्यान से इसको देखो तो आपको कोई नई चीज नजर आ रही है। देखो क्या कि एक रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हुआ, फिर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ, और क्योंकि ये ग्लास स्लैब है, आप भी अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि ये ग्लास स्लैब है तो इसका मतलब ये हुआ कि एमर्जेंट जो रे है और जो इंसिडेंट रे है ये आपस में पैरेलल है। फिर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और देखा कि मेरा आई यहां बन रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी एक वर्चुअल इमेज सी है, और ये इनके बीच का एक्स है। अब वो कहता है कि अगर मान लीजिए, कहता है नेम एंड डिफाइन द फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल टू सी। पहली बात तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है यार, और क्या है, रिफ्रैक्शन को डिफाइन तो आप कर ही सकते हो। कहता कि एक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर वाई को मैं ज्यादा या कम कर दूं। अब आप मेरी बात समझना, प्लीज समझना। अगर मैं मान लीजिए ग्लास स्लैब को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, मतलब ये कि मैंने वाई बढ़ा दिया, आपका इंक्रीज कर दिया, तो ये रे ऑफ लाइट अभी और नीचे आएगी, नीचे आने के बाद अब यहां से वो जाएगी, और अगर मैं अब इसको पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करूं, है ना, तो जो पॉइंट है वो यहां कहीं बनेगा, मतलब एक्स की वैल्यू आपकी बढ़ेगी। तो अगर आप इसकी थिकनेस बढ़ाते हो, अगर ये बढ़ाते हो, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये और नीचे की तरफ आती है, और जिसकी वजह से ये जो आई है ये आपका थोड़ा और नीचे की तरफ बनेगा। तो मतलब अगर y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, y कम होगा तो x भी आपका कम होगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। बाकी मैंने प्रॉपर आंसर आपका यहां पे लिख के भी रखा है, ध्यान से एक बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा यार, समझदार लोगों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। An object of height 20 centimeter is placed in front of a lens at a distance of 50 centimeter. A virtual diminished image, मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज एक कॉनकेव ही बना सकता है। कॉनकेव केस में एफ भी नेगेटिव होता है, वी भी नेगेटिव होता है, यू भी नेगेटिव होता है, क्योंकि सब कुछ लेंस के लेफ्ट साइड पे होता है। कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, बता दिया कॉनकेव है जी, कोई बड़ी बात है ही नहीं है, आंसर इज कॉनकेव, बात खत्म। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, भाई फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितना आसान, 1/f is equal to 1/v minus 1/u, this is the lens formula। 1/f is equal to 1/v। अब देखो an object of height 20 centimeter is placed in front of the, तो मतलब ये है कि आपको जो u है, let me write it, u जो है वो -50 सेंटीमीटर मुझे दिया है, और इमेज फॉर्म हो रही है, तो माइनस क्यों, क्योंकि लेफ्ट में, हाइट का कोई लेन देना है नहीं, यहाँ पे मैग्निफिकेशन तो ना पूछी हुई है या कुछ चीज और पूछा ही नहीं है। तो कभी कभी वैल्यूज ऐसे दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, हम थोड़ा कंफ्यूज होंगे, हमें तो कंसेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो v है बेटा -15 -1/-50, देखो साइन कन्वेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत गलतियां होती है इस चक्कर में, तो गलतियां मत करना, ठीक है। ओके जी, अब यहां पे करेंगे बेटा -1/15 +1/50 आपके पास यहां पे आ जाएगा। अगर आपको एलसीएम लेने में कभी प्रॉब्लम होती हो ना, तो चुपचाप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे कि 15 5 हमने किया, 5 5 ज़ा 25, ठीक है, ये आ गया 75, तो ये बन गया 750 आपका मल्टीप्लाई करके। फिर इसको इधर लिख दो, ये इसको इधर इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो मतलब -50 और +15, ठीक है। तो ओवरऑल 1/f क्या आ गया मेरे पास, दैट वुड बी, अब आप आते हो 50 में से 15 माइनस कर दीजिए, तो 5 आ गया, ये 4 आ गया। और ये आप बोलोगे सर आज छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहे हो, क्योंकि मुझे ना कमेंट्स में कभी कभी लिख देते हैं कि यार आप पूरा सॉल्व करके नहीं कभी डालते। मैंने वही कहा कि मुझे लगता है कि आपको थोड़ी जो सिंपल मैथमेटिक्स में हम कर ही सकते हैं, तो इस वजह से नहीं करता मैं, लेकिन चलो अब मैं कर देता हूँ। एक्चुअली क्या है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उस चक्कर में भी कभी कभी रह जाता है। तो -35, ठीक है, और नीचे आ गया 750। लो जी, फाइनली एफ क्या आ जाएगा आपका 750 डिवाइडेड बाय 35 विद माइनस साइन। अब आप इसको डिवाइड करोगे, डेसिमल में आंसर आएगा, इतना तो कर लो यार, ठीक है। तो बाकी मैंने आपके लिए यहाँ पे कर दिया है, आप देखेंगे लास्ट रिजल्ट आपका -21.43 ही आएगा। अब बोलोगे सर या तो -150/7 आया है कोई दिक्कत नहीं है, 5 से आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से जब आप कट करेंगे तो यहाँ पे -150 आएगा, यहाँ पे आपका 7 ही आएगा। आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो -21.43 आपका सही आंसर है। ओके, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट वाले पे। कहता है कि डायग्राम बिलो दिया हुआ है, एक्सट्रीम कलर्स आप देख सकते हो, एक्स और वाई के, कहता है एक्स और वाई आइडेंटिफाई करें। देखो यार सिंपल सी बात है, एक प्रिज्म के केस के अंदर जो बेस की तरफ लाइट आपकी बेंड होती है वो होती है वायलेट, और बेस से थोड़ा दूर वाली जो होगी वो आपकी रेड है। तो मतलब बेसिकली ये आपका वायलेट है, ये आपका रेड है। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा डार्क कलर से लिख देता हूं, ये वायलेट है, ये आपका रेड है। कहता है कि विच कलर हैज ग्रेटर स्पीड इन वैक्यूम। मैंने बहुत आपको क्लियरली बताया था कि एक स्पेक्ट्रम में जब सातों कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, तो 7 के 7 कलर्स की स्पीड एक जैसी होती है अगर वो हवा या वैक्यूम में हो। किसी मीडियम में पूछता तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। तो इस बात का प्लीज थोड़ा ध्यान रखा करो, आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। 3 मार्क्स देखो फ्री के मिल जाएंगे। या तो जो बताया वो यहां पे लिखा हुआ है। फिर आता है थर्ड वाला, कहता है द डायग्राम शोज एन ऑब्जेक्ट ए बी कैप्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस। अरे ये तो वो ही है जिसमें ऑब्जेक्ट आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो वो ना क्या था आपका मैग्निफाइड जो इमेज बनती है, वर्चुअल मैग्निफाइड इरेक्ट इमेज, वो बनेगी आपकी। सो नेम द टाइप ऑफ लेंस। देखो लाइट को कन्वर्ज कर दिया, ऑब्वियस है कनकेव है, कन्वेक्स है, सॉरी क्या है, कन्वेक्स है आपका, तो ये आपका कॉन्वेक्स आ गया। रीड्रॉ करने को बोला है तो कर देंगे भाई, कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले तो फोकस वाला बना ही हुआ है, एक ऑप्टिकल सेंटर से बस मुझे निकालना है। ऑब्वियस है कि भाई एरो लगाना मत भूल जियो, एरो वेरी इंपॉर्टेंट। बस आप अपनी स्केल से पीछे की तरफ इसको लेके जाना, डॉटेड लाइन से पीछे लेके जाना, डॉटेड लाइन, ठीक है जी, लेके जाओ, जहां मीट किया वहां पे डॉटेड लाइन से नीचे डॉटेड से एरो लगा दो जी, यहां पे ए डैश लिख देना, यहां पे पी डैश लिख देना, लो भाई तैयार हो गया, ठीक। कहते हैं इन विच ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज दिस काइंड ऑफ इमेज फॉर मैग्नीफाइंग ग्लास। यार हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं, तो बाकी देख लीजिए, ये आपको मैंने प्रॉपरली करके दिया हुआ है, देख सकते हो आपका आंसर है, ठीक है। या डन, आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए भाई अभी 4 बाकी है, कोई नहीं, कर देंगे आज के आज, खत्म करेंगे, आज बहुत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम करते हैं। अब कहता है द डायग्राम शोज अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। भाई दिख रहा है, कॉपी एंड रीड करो द लेबल डायग्राम शोइंग द करेक्ट ओके कनेक्शन ऑफ ब्लॉक एंड टैकल। बताइए अबाउट द मैक्सिमम वी आर एंड द कन्वीनियंट डायरेक्शन एंड कन्वीनियंट डायरेक्शन। या कन्वीनियंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है कि हम नीचे की तरफ ऐसे खींच रहे हैं, बहुत ईजी है यार। सबसे पहले देखो, ध्यान से देखो, जब आप ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करोगे, पेंसिल की हेल्प से प्रॉपरली ड्रॉ करना है। ऊपर देखेंगे तो हमारे पास ये 2 हैं,
ठीक। और यहां पे सिर्फ एक है ही, ये हमारा लोड है, तो नीचे एक एल भी ऐसे लगा देंगे, कुछ नहीं करना। ये आ गया आपका एफर्ट। तो क्या बताया था, स्केल पेंसिल, प्रॉपर सीधी लाइन, क्योंकि टेंशन इन द स्ट्रिंग मुझे शो करना पड़ता है। तो यहां से सीधा नीचे, ठीक है, यहां टच करो, तो यहां से यहां टच होगा, ठीक है। और उसके बाद हाँ एक प्यारा सा हुक भी तो लगाएंगे, हुक हुक। तो ये यहां से सीधा नीचे यहां पे हुक पे टच करना है। टेंशन ऐसे टी ऊपर दिखाएंगे, हर एक पे दिखाना है, देखो ऐसे 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 ऐसे। तो इस तरीके से आपने अपना डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेना है। कहता, और हाँ कहता कि अगर इसकी एफिशिएंसी 80% है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। कितना आसान है, एक बात ध्यान रखिए बेटा, एफिशिएंसी 100 हो ना हो, वेलोसिटी रेशियो हमेशा टोटल नंबर ऑफ पुलिस को काउंट कर लो उसके बराबर होती है, अगर आप कन्वीनियंट डायरेक्शन में ऐसे खींच रहे हो। इनकन्वीनियंट का भी मैंने सारा बताया हुआ है, प्रीवियस ईयर देखो, मैंने उसके भी अपलोड कर दिए हुए हैं, मशीन के मैंने किए हैं, मशीन में बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, देखो यू विल अंडरस्टैंड कि हम क्या बातें करते हैं उसमें। अच्छा चलो, मेन बात यह है कि वेलोसिटी रेशियो इस केस में 3 है, एफिशिएंसी 80% है, और मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो हमें पता है कि एफिशिएंसी होती है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो मतलब ये कि अगर मुझे मैकेनिकल एडवांटेज निकालनी है, एफिशिएंसी और वेलोसिटी रेशियो को भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो, तो 80 डिवाइड बाय 100 इंटू वेलोसिटी रेशियो 3, 2.4, ये आपका आंसर है। यूनिट गलती से मत लगा देना भाई, यूनिट लगा दोगे तो गए, बात खत्म। सॉल्व करके भी आपके सामने यहाँ पे दिया है, और देखो प्रॉपर डायग्राम 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 डायग्राम। इसमें एक कमी मुझे दिख जाती है, तो कमियां बहुत दिखती है मेरे को भाई। ये देखो टी यहाँ लगेगा है ना, ये टी है, ये भी टी है, ऐसे बनेगा आपका, एक टी यहाँ पे भी है। चलो डन जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इसकी, साथ में एक डायग्राम दिया गया है, व्हील का डायग्राम है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर का डायमीटर। डायमीटर 40 का मतलब हुआ भाई साहब कि यहां से यहां सिर्फ 20 सेंटीमीटर है ये। ओके, इफ द व्हील रोटेट्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके देन कैलकुलेट द क्लॉकवाइज मूवमेंट पहले। ओके ओके ओके, कहते हैं मैंने यहाँ पे ना ए पॉइंट पे एक एक्स ग्राम फोर्स लगा दिया हुआ है, और जो जैसे मैंने ए पे लगाया तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लग गया, एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लग गया। तो कहता है कि अब उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लॉकवाइज वाले फाइंड करो, कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट वो हो जाएगा बेटा आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 100 ग्राम फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका 20 सेंटीमीटर का है, तो आ गया 2000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने आंसर देना था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला था। स्टेट वेदर एक्स जो है वो आपका 100 ग्राम फोर्स, तो नहीं देखो 100 ग्राम फोर्स तो हो ही नहीं सकता, डिस्टेंस कम हो गया ना। तो डिस्टेंस कम होने की वजह से अगर आप चाहते हो कि ये बैलेंस भी करे, तो भी मेरी एक्स की वैल्यू 100 से ज्यादा होगी। डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है अगर उसको बैलेंस करना है, लेकिन ये कह रहा है ये तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो 100% ये 100 ग्राम फोर्स से तो ज्यादा ही है। तो बी पार्ट में आएगा कि 100 ग्राम फोर्स से तो ये ज्यादा ही है। देखो ना, बात समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे था 100 ग्राम फोर्स, ठीक है, डिस्टेंस है आपका 20 का, ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट इसने दे दिया 2000 का ग्राम फोर्स का। अगर मान लीजिए मैं इसके आधे में भी अगर लगा देता हूं, 20 सेंटीमीटर था ना, अगर मान लो मैं 10 सेंटीमीटर में भी लगा देता हूं, तो 20,000 बनाने के लिए या 2000 बनाने के लिए मुझे कम से कम 200 ग्राम फोर्स वेट लगाना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर के गैप पे लिए। तो देखो ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है आपकी, ठीक है ना। गिव ए रीजन फॉर आंसर मैं दे चुका हूं आपको आंसर कि भाई टॉर्क आपका लेफ्ट का ज्यादा है तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी 100 ग्राम फोर्स से, ठीक है, ऊपर से डिस्टेंस भी कम है। बाकी प्रॉपर्ली यार मैंने आपको आंसर यहां पे दिया हुआ है, एक बार अच्छे से एनालाइज करो, पढ़ो, देखो, सीखो, आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम भी। अब हमने बात करनी है थर्ड पार्ट की, बहुत सिंपल है, जल्दी से खत्म करते हैं। अ कोकोनट ऑफ मास 450 ग्राम फॉल्स फ्रॉम अ टॉप ऑफ एन 80 मीटर हाई ट्री, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी किसको नहीं आती यार, हम तो 2 मिनट में निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है mgh का, मास
आपको 450 ग्राम है। अब यार प्लीज इसको कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक है, केजी के अंदर। अब बात पता क्या, मैंने कई बार देखा अपने स्टूडेंट्स को भी यार, वो डायरेक्टली जल्दी जल्दी जैसे एक्साइटमेंट में कर लेते हैं, बट केजी में नहीं कन्वर्ट करोगे नंबर कट जाएंगे, क्या फायदा उस चीज का ना यार। तो इसलिए थोड़ा देख कर। तो G10 है, हाइट 80 है, बाकी मास दिया हुआ है, कट 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 कट। सो 45 इंटू 8 करना है मेरे को, तो 8 पंजा 40, 4 32 36, 360 जूल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। बी पार्ट में कहता है कि विदाउट कैलकुलेशन स्टेट द काइनेटिक एनर्जी विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड एंड स्टेट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व टू अराइव एट द आंसर इन ए। कैलकुलेशन नहीं करनी, बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो मैं सीधे आंसर लिख देता हूं 360 जूल। अरे यार आप भी जानते हो कि किसी हाइट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जब वो ग्राउंड पे पहुंचता है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी चीज में तो कन्वर्ट हुई है ना, तो वो क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है, उस टाइम उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इस वजह से। तो बस और क्या बोलूं, हो गया। तो हाँ, लो क्या है, लो है लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उस चक्कर में इसका आंसर आया है। ठीक, बाकी मैंने यहाँ पे भी देखो किया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। अब बात करने लगे क्वेश्चन नंबर 7 की। कहता है कि अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए क्लिफ फायर्स अ गन एंड हियर्स इट एको आफ्टर 3 सेकंड। If the speed of the sound in air is 336, then calculate the distance of the person from the cliff. अरे ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए क्या है कि पहली बात तो आपको स्पीड दी गई है और वो है 336 मीटर पर सेकंड का, और साथ में टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड का, और आपसे डिस्टेंस बोला जा रहा है। फॉर्मूला पता है, एको में VT/2 होता है, 336 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 आप यहाँ पे कर देंगे। अब आप इसमें करें तो 2 1 2, ठीक, उसके बाद 13, 6 दूनी 12, 16, 8, चलो खत्म। 168 और 3, 8 24, 6 18 19 20, 3 कम 3 2 5, 504, 504 मीटर इज योर आंसर। ठीक है, 504 मीटर इसका आंसर है। ओके, उसके बाद बी पार्ट में आता है कि आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ ही फायर्स द गन अगेन एंड देन दिस टाइम द एको इज हर्ड 1.5 सेकेंड लेटर। अब उसको थोड़ी मतलब देखो, 3 सेकेंड प्लस 1.5 सेकेंड, टोटल 4.5 सेकेंड के बाद उसको एको सुनाई दे रही है। इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ गया होगा ना यार। अगर मैं उससे दूर जाऊंगा तभी तो साउंड पहले जाएगा, टकराएगा, फिर वापस आएगा, तो उसके लिए डिस्टेंस बढ़ाना जरूरी है। तो वो कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पर्सन। इजी है, क्लिफ, ठीक है, क्लिफ का इनिशियल जो मैं फाइंड कर चुका हूं 504 मीटर है, इससे थोड़ा एक्स को हम और ऐड कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 504। मैं चेक कर लूँ ये ठीक है ना, 504, 2 was 2 3 से 12 गाना 1 6 8 18 8 24 6 18 19 20, ठीक है यही है। प्लस एक्स में कर देता हूँ यहाँ पे, स्पीड तो वही रहेगी, स्पीड का फर्क नहीं पड़ता, ये 336 वही स्पीड है आपकी मीटर पर सेकंड की। अच्छा, अब है टाइम, टाइम आपका बढ़ गया, तो 3 + 1.5 ये आ जाएगा 4.5। ठीक है, अब आपको पता है यार कि हमारा जो डिस्टेंस होता है वो VT/2 होता है, मतलब ये हुआ कि D = V × T / 2, विच मीन्स 2 × D विल बी V × T। तो 2 × 504 + x will give you 336 + 4.5। बस यार, अब ये तो आप नहीं, 336 × 4.5 ये करना है आपने, हाँ ठीक है ना। तो बस यार, अब इसको तो प्लीज कैलकुलेट कर लेना। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। बाकी मैंने आपके लिए प्रॉपर यार सॉल्व भी किया हुआ है, देख सकते हो। तो जब हमने ये किया तो फाइनली हमारा आंसर 252 मीटर हमें मिल जाता है। ठीक है, ये हमें करना है इसके अंदर। अब हम बात करने लगे हैं सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियई एक्स है, ठीक है, इसको Z और में A ले लेते हो पहले। उसमें से कहता है एक अल्फा पार्टिकल पहले निकलता है। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम 2 और 4। जब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो जो भी नंबर है उतना माइनस कर देते हैं दोनों में से।
मतलब ये कि आपके पास x डैश है और यहाँ पर मिला z-2 और ये आ गया a-4, ठीक है। फिर कहते हैं दो बीटा पार्टिकल फिर निकलते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले बीटा पार्टिकल बता देता हूँ क्या है कि बीटा -1 और 0 है, तो वो हम इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले से भी माइनस होगा। तो x डबल डैश कर देता हूं, तो ये आएगा z-2 माइनस ऑफ -1 बिकम +1 और ऊपर आएगा a-4, तो ये आ जाएगा आपके पास z-1, फाइनली ये बनेगा। ओके, फिर एक और बीटा पार्टिकल निकला, तो -1 0, तो मतलब एक और इसमें +1 हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास पता क्या आएगा, नीचे z आ गया, ऊपर आ गया a-4। देखिए अब वो ये कह रहा है कि इन x का जर्नल नाम क्या है और y का जर्नल नाम क्या है। x की बात करूं तो यार ये मेरा पेरेंट न्यूक्लियाई है, दिस इज पेरेंट न्यूक्लियाई, और y जो है वो मेरा डॉटर न्यूक्लियाई है। अब वो कहता है कि अगर मेरे y का जो एटॉमिक नंबर है अगर वो 80 है तो x का क्या होगा। एटॉमिक नंबर z को बोलते हैं, तो अगर z की वैल्यू यहाँ पे 80 है तो ऑब्वियस है ये भी बेटा आपका 80 ही होगा। और कहता है अगर मास नंबर 189 है तो x की वैल्यू तो x का मास नंबर क्या होगा। तो देखो इसका मतलब है कि a-4 उसने कहा y वाले का होगा 189, तो ये 189 है, तो a ऑटोमेटिकली क्या होगा 189 + 4 मतलब 193, तो मतलब ये जो है वो 193 होगा। तो बस इस तरीके से आपने इस न्यूमेरिकल का आंसर देना था। बाकी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, इसको ध्यान से देखो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं ये वाला। अच्छा, अब है थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में कहता है कि अ बॉय ट्यून्स रेडियो चैनल टू ए रेडियो स्टेशन 93.5, दैट इज ये मेगाहर्ट्ज है। अब बच्चों को सबसे बड़ी कंफ्यूजन पता क्या होती है, मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज पता होना चाहिए यार। मतलब ये कि आपको जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है वो है 93.5 मेगाहर्ट्ज। मेगा का मतलब होता है 5 हो गया ना, 93.5 10⁻6 हर्ट्ज। इसको याद रखिए, मेगा होता है 10⁻6, गीगा होता है 10⁻9, इस बात का ध्यान रखना। कहते हैं नेम एंड डिफाइन द साइंटिफिक फिनोमिनन इन्वॉल्व्ड इन ट्यूनिंग द रेडियो चैनल। नेम रेजोनेंस, डिफाइन। अब रेजोनेंस की जो डेफिनेशन है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, वो मैंने लिखी हुई है, एक बार देख लेना। और आप भी जानते हो यार, रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी और ये जो है आपके रेडियो स्टेशन में जो वेव्स आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जब आपस में मैच करती है तब क्या होता है, रेजोनेंस क्रिएट होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, और वो जो पर्टिकुलर स्टेशन है वो आपके रेडियो सेट के थ्रू हमें सुनाई देना शुरू हो जाता है। कहते हैं नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चैनल। फ्रीक्वेंसी ऑफ द चैनल बता तो दिया, चैनल की फ्रीक्वेंसी यही तो है सेम 93.5 × 10⁻6 हर्ट्ज, ठीक है। कन्वर्ट दिस फ्रीक्वेंसी इनटू SI यूनिट्स, तो ये मेगा था ना, ये हर्ट्ज में करना था तो मैंने कर दिया 10⁻6, ठीक है, कन्वर्जन दिखाना था आपको। कोई कहता है ना अगर इसमें से वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है भाई, तब स्पीड ऑफ v = f × लैम्डा होता है, तो लैम्डा होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाय अब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लगाते, दैट इज 93.5 × 10⁻6, तब इसको सॉल्व करते तब जाके आंसर आता, बट पूछा नहीं है तो मैं भी नहीं करता, इसको यहीं छोड़ देता हूं। अब हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 8 की। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसके ए पार्ट में बोला जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट द पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंस इज 60 वॉट एंड 220 वोल्ट। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी अप्लायंस है और अगर मैं उसको 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता हूं तो वो मेरा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, पहली बात तो बहुत प्रॉपर तरीके से चलेगा, और प्रॉपर तरीके से चलने का मतलब है कि वो 60 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेगा इन एवरी सेकेंड। देखो जो वोट है, वोट जो हमें मिलता है वो होता है जूल पर सेकेंड, तो अगर मैं लिख रहा हूं 60 वोट तो 60 वोट का मतलब हुआ 60 जूल पर सेकेंड, मतलब इन एवरी सेकेंड ये 60 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करने वाला है। लेकिन सिर्फ तभी हो सकता है अगर मैं उसको 220 वोल्ट की सप्लाई दूंगा। अगर इसकी सप्लाई इसकी लिखी हुई वैल्यू से कम दोगे तो ये पावर कम कंज्यूम करता है और अप्लायंस प्रॉपर चलता भी नहीं है आपका। क्लियर? आगे देखिए, कहते हैं इन विच वायर इज द फ्यूज कनेक्टेड इन द सर्किट। आंसर है लाइव वायर। आप जानते हो कि कैसे भी करके हमें लाइव वायर को डिस्कनेक्ट करना होता है हमारे किसी अप्लायंस के साथ ताकि हमें कोई शॉक ना लगे।
इसलिए हमारी कोशिश होती है कि कैसे भी करके, चाहे स्विच लगा के, चाहे फ्यूज लगा के, हम अपने लाइव वायर को डिस्कनेक्ट करें अपने अप्लायंस से। तो स्टेट द फंक्शन ऑफ द मेन स्विच इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर मेन स्विच का मतलब क्या है, मतलब ये है कि मेन सप्लाई जो है करंट की, उसको बंद कर देना, उसको डिस्कनेक्ट कर देना हमारे घर के लिए। सो अब देखिए इनके प्रॉपर आंसर आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कहता है कि 60 वोट, कहता है कि इंप्लाइज द इंस्ट्रूमेंट विच कंज्यूम पावर एट द रेट ऑफ 60 वॉट। मतलब अगर मैं 220 वोल्ट अगर सप्लाई देता हूं, तो उसके बाद जो पावर कंज्यूम करेगा वो 60 वोल्ट का पावर कंज्यूम करने वाला, मतलब 60 जूल इन एवरी सेकंड। फ्यूज को हमेशा लाइन में कनेक्ट करते हैं। और दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल फायर या कोई इमरजेंसी हो जाती है तो मेन स्विच ऑफ करने से मेरे पूरे घर का जो बिजली है वो मतलब जो है वो ऑफ हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड के ए पार्ट के। कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। हमारे पास दिस न्यूक्लियर रिएक्शन RN86 मुझे दिया हुआ है, ऊपर खाली है। देन PO नीचे खाली है, ऊपर है 218, साथ में आ जाएगा अल्फा 2 and 4। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो चार्ज नंबर है वो राइट हैंड साइड के चार्ज नंबर के सम के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि 86 माइनस 2 दैट इज 80 आपके 4, ये हमारा ये वाला वैल्यू आ गई। और अगर मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इन दोनों का सम करना पड़ेगा। तो 8 + 4 जो है वो 12 होता है, तो 222 आपका ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये वाला पार्ट कंप्लीट करना था। कहते हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेडिएशन एमिटेड इन द अबव रिएक्शन व्हेन इट इज अलाउड टू पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली बात, ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा। मतलब ये देखिए प्लीज थोड़ा समझना, ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव आपका फ्लो करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को जब आप एंटर कराओगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इट इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही इसका सही आंसर होगा। बाकी यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा है डिफ्लेक्ट टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट, वो मैंने बताया था, बट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लिखेंगे तो वो ज्यादा प्रभावित, मतलब गुड आंसर माना जाएगा आपका। अब हमें बात करनी है बेटा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 की। ऑब्जर्व द गिवन सर्किट डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सर्किट आपको दी हुई है, कहता है कि यार पहले तो रेजिस्टेंस निकालो, नेट कितना आ रहा है। उसके बाद वो कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। देखो बहुत ज्यादा आसान है, सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा आसान है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके सोल्यूशन में देखो, जब ये ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए ना, स्टेप नंबर 1 होता है कि आप ये सर्किट डायग्राम को बनाओ और इनके नाम रख दो। जैसे कि ये R1 है, ये R2 है, ये आपका R3 है। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 दी है और EMF 4 वोल्ट का है आपका। तो यहां पे सबसे पहले तो EMF लिख देता हूं। EMF जो है E, वो आपका 4 वोल्ट का है। इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम आपको दिया हुआ है। R1 R2 R3 हमारे पास है। अब देखिए सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे ये है कि R1 and R2 are in series, therefore R series will be R1 plus R2, which gives you 5 plus 3 आंसर 8 ओम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद R3 and RS are in parallel। ठीक है, आप जानते हो बेटा कि इन दोनों का सम इस वाले के पैरेलल है। तो आपका 1/R पैरेलल 1/R3 प्लस 1/RS आपको मिलेगा। तो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/8 होगा। 8 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ गया आपका 4 + 1 5/8। तो RP आ जाएगा आपके पास 8/5 1.6 ओम आपके पास आ चुका है। तो अगर नेट रेजिस्टेंस की बात कर रहा है R नेट, तो वो होता है बेटा R एक्सटर्नल कितना है प्लस उसमें इंटरनल ऐड की जाती है। तो 1.6 प्लस 0.4 आंसर आपके पास आ जाएगा 2 ओम। तो 2 ओम आपका यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है।
बी पार्ट में वो कहता है कि करंट फाइंड करो। करंट फाइंड मैं कर सकता हूं, तो उसको करने का बेस्ट तरीका बताता हूं क्या है। पहले तो यार टर्मिनल वोल्टेज निकाल लेते कितनी है। टर्मिनल वोल्टेज मतलब वो होता है जो इसके अक्रॉस होगा, मतलब एज ए आउटपुट कितना वो मुझे दे रहा है। तो टर्मिनल वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। तो E जो है वो 4 है, माइनस आई है 2, नहीं आई 2 नहीं है, आई तो मैंने अभी निकाला ही नहीं है यहाँ पे ना, तो पहले मेरे को आई निकालना पड़ेगा। पहला स्टेप तो ये है फिर इसका मतलब। तो लीजिए पहले फिर वही काम कर लेते हैं। सो देखिए अब हम क्या करते हैं, ई आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर करूंगा। तो 4 डिवाइड बाय, इन दोनों का सम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 2 है, तो आंसर आ गया 2 एम्पियर। यहां तक हो गया। अब मैं निकालूंगा V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। तो E है आपका 4 माइनस आई है आपका 2 और R जो है 0.4 है आपका। तो 4 माइनस 2 इंटू 0.4 कर दीजिए तो आपका 0.8 आ गया, मतलब 3.2 वोल्टेज आपको यहां पे मिल गई है। सो डियर बात सिर्फ इतनी है कि 4 वोल्ट उस बैटरी के ऊपर लिखा है, बट इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से एज ए आउटपुट सिर्फ 3.2 वोल्ट की ही मुझे मिल रही है। तो 3.2 वोल्ट इस 8 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस भी होगा, इस 3.2 वोल्ट इस 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस भी होगा। तो बस ये अब कुछ नहीं, टेंशन रह गई है। मुझे करंट फाइंड करना है कि इसमें कितना होगा। तो आई होता है बेटा V बाय आर। V है आपका 3.2 और इस आर्म का, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आर्म, इस आर्म का जो नेट रेजिस्टेंस है क्योंकि 8 है तो 8 से डिवाइड करूंगा। 8 के 32 होते तो 0.4 एम्पियर बेटा आपके पास यहाँ पे करंट आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 0 पॉइंट, यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं कि इसका मतलब है 0.4 एम्पियर। ये करंट 5 ओम के भी जा रहा है, ये 3 ओम के भी जा रहा है क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो आंसर है 0.4 एम्पियर। इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। बाकी आप यहां पे भी इस चीज को देख सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी किया है उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है। करना ऐसे ही है, जल्दी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हम अपने आखिरी क्वेश्चन के अंदर, और इसके बाद हमारा ये पार्ट खत्म। कहता है एक मेटेलिक पीस है प्रेजेंट एट 120 डिग्री सेल्सियस is quickly dropped into a calorimeter of mass 80 ग्राम, ठीक है, containing 200 ग्राम of water at 30 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर जो अटेंड है मिक्सचर का वो 40 डिग्री सेल्सियस का है। कहता है कैलकुलेट द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द हीट मेटल पीस। थर्मल कैपेसिटी, ओके, लेकिन हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहले फाइंड करनी है, फिर थर्मल कैपेसिटी भी हम, वैसे थर्मल कैपेसिटी फाइंड कर लेंगे तो क्या दिक्कत है, कर लगते हैं। देखिए कैसे करना है मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो ये समझे बेटा कि ये मेरा एक कैलोरी मीटर है। कैलोरी मीटर जो है वो बेसिकली आपके कॉपर का बनाया जाता है। ठीक है, हमें वाटर दिया है और कैलोरी मीटर दिया है, समझ गया मैं। देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो इसके अंदर पानी है, उस पानी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। अगर पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब जो कैलोरी मीटर है जो, उसका भी 30 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ये बात हमेशा याद रखें कि कैलोरी मीटर का वही टेम्परेचर होता है जो उसके कंटेंट का टेम्परेचर होता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास एक मेटल का पीस है, उसका टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस। उस मेटल के पीस को इसमें डाला गया। जब डाला गया तो उस मेटल पीस का जो टेम्परेचर है वो कॉमन हो जाता है, मतलब 40 डिग्री हो चुका है, डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर मैं बात करता हूं हीट लॉस की, तो हीट लॉस एक्चुअली में मेटल ने किया है। तो हीट लॉस मतलब क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी या सी डैश डेल्टा टी। यहां पे सी डैश जो है वो थर्मल कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, थर्मल कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफिक होता तो एमसी डेल्टा टी लिखता, बस ये फर्क होता है। तो यहां पे सी डैश मुझे फाइंड करना है, पर चेंज इन टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो 120 से 40 हो गया है। तो इसका मतलब है 80 का डिफरेंस पड़ा है इसमें, 80 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस पड़ा है। अब बात करते हैं हीट गेन की। अब हीट गेन करने वाले दो हैं, एक तो आपका पानी जिसके अंदर उसको डाला गया, दूसरा वो कैलोरी मीटर। क्योंकि
आपका इसका टेम्परेचर 40 है, तो मतलब पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा। तो अगर कंटेंट का 40 हो चुका है तो कैलोरीमीटर का भी 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हीट जो पानी ने मतलब क्या किया है, इसने हीट गेन किया है, प्लस हीट गेन कैलोरीमीटर ने भी किया है। अब ऐसे कंडीशन के अंदर हम क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर आपका हो रहा है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें दी है, तो एम सी डेल्टा टी का यहाँ पे इस्तेमाल हम करेंगे। तो दूसरी बात है स्पेसिफिक हीट के, हाँ तो पीस ऑफ, हाँ देखो यहाँ पे देखो, ये देखो कैलोरीमीटर का पहले तो हमें वाटर की बात करनी है, तो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर यहां लेंगे। और जब कैलोरीमीटर की बात हो रही है तो मास ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए कैलोरीमीटर, और साथ में चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर मुझे यहां पे करना होता है। मास ऑफ वाटर की बात करें तो 200 आपको दिया हुआ है, और जो स्पेसिफिक हीट है ये भी ग्राम में ही है, तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 200 ग्राम रहेगा, साथ में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो कि 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, और साथ में पानी का जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 30 से 40 गया है, तो ये आपका 10 डिग्री सेल्सियस मुझे यहां मिलेगा। इसी में प्लस कर दीजिए मेरे कैलोरीमीटर का, तो कैलोरीमीटर का आपको मास दिया है 80, उसकी स्पेसिफिक दी है 0.4, और चेंज इन टेम्परेचर उसका भी 10 डिग्री सेल्सियस ही होगा। अब इस वैल्यू को जो भी आपका आंसर आता है उसको इक्वेट कर दीजिए इसके साथ, और बस आप अपना सी डैश को कैलकुलेट करेंगे। मतलब 80 सी डैश इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, यहां पे देखो ना, 2 2 4, ठीक है, एंड 4 2 8, 8400, ये इस चीज का आ जाएगा क्योंकि 10 मल्टीप्लाई होकर 42 बन जाएगा ये, तो ये आ गया। प्लस इसमें हमें करना था, प्लस इसमें मुझे करना है, ये आ गया, आ चुके 32, ये आएगा मेरे पास, ठीक है। तो फाइनली सी डैश जो है वो आ जाएगा मेरे पास, जैसे कि जूल जूल में आना हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 8720, और हम उसको 80 से करेंगे डिवाइड, तो ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया, बस आपने इसको सॉल्व करना है। बाकी मैंने इसको प्रॉपर्ली यहां पर भी ऐसे शो किया हुआ है, आप चाहें तो इसको देख सकते हो। तो 8720, देखो 8720 साथ में डिवाइड बाय 80, डिवाइड बाय 80, फाइनल आंसर है 109। तो मैं आपके लिए चलो यहां पे कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 109। हाँ, एक गलती मत कर देना प्लीज इसमें, कि यहां पे आएगा जूल पर डिग्री सेल्सियस, इस बात का ध्यान रख लेना, क्योंकि ये हीट कैपेसिटी है, जो जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस करने की जरूरत नहीं है इसमें। एंड बस इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे करना था आपने। गुड, चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके नेक्स्ट वाले पे। कहता है कि डायग्राम शोज अ कूलिंग, अच्छा एक मिनट को पहले आप इसको ध्यान से देख भी लो कि कैसे किया है। वही सेम चीज है बट थोड़ा सिस्टमैटिक वे में मैंने करके दिखाया कि कैसे किया गया है, ठीक है। आगे अब ये करते हैं। अब जो डायग्राम आपको दी गई है वो कूलिंग कर्व है। कूलिंग कर्व मतलब ठंडा हो रहा है आपका, तो कहता है कि स्टेट द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कंडेंसेस एंड सॉलिडिफाई। कंडेंस अगर आपका हो रहा है तो वो 150 पे कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। सॉलिडिफाई की बात करते हैं तो वो 60 पे होगा। देखिए क्या होता है ना, मेरे जब किसी के स्टेट में चेंज आता है तो आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो जब कंडेंस होगा उस केस में ये देखिए सीधी लाइन आपकी यहां दिख रही है, एक सीधी लाइन यहां दिख रही है, तो यहां दो लाइन है जहां पे स्टेट चेंज हो रहा है। इसलिए अगर मैं कंडेंस की बात करता हूं तो ऑब्वियस है बेटा, वेपर से कन्वर्ट होके वो आपका लिक्विड स्टेट में आ रहा है, फिर सॉलिडिफाई होगा, सब कुछ ऐसा है। तो इसलिए आपका 150 जो हो गया वो कंडेंसेशन को या कंडेंस को शो कर रहा है, एंड सॉलिडिफिकेशन आपके 60 को शो कर रहा है। कहता टेम्परेचर रेंज बताओ इन विच द सब्सटेंस इज इन ए लिक्विड स्टेट। ओके, लिक्विड स्टेट आपका 150 से 60 के बीच में रहेगा आपका, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये लिक्विड स्टेट है ये आपके सारी। एंड व्हाई डू वी प्रेफर आइस टू आइस कोल्ड वाटर फॉर कूलिंग अ ड्रिंक। सिंपल सी बात है, जो हमारी आइस होती है उसकी अपनी एक लेटेंट हीट होती है 336 जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम, एम इंटू एल होता है ना, हाँ जूल पर ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर ग्राम जो आइस है वो 336 जूल ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। तो बर्फ जब
अपने आप को पानी में कन्वर्ट करना चाहती है, जब वो पिघलती है तो वो मेरे पानी से एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जो हमारा ड्रिंक है वो और ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो जो बर्फ है लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करने के लिए, अपने अपने स्टेट को चेंज करने के लिए जो ड्रिंक है उसमें से एक्स्ट्रा जो हीट है वो एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से वो आपका ज्यादा जो ठंडा है वो हो जाता है। बाकी ये आपके देखिए प्रॉपर आंसर मैंने लिखे हुए हैं, एक बार आप इसको अच्छे से रीड करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि आपने आंसर लिखना क्या है इसमें। ठीक है जी, डन है। ओके, सो फाइनली हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। कहता है कि द डायग्राम बिलो शोज अ मैग्नेट प्लेस्ड बिटवीन द टू कॉइल, ये देख रहे हैं मेरे को दो कॉइल्स ए एंड बी। कहता है द मैग्नेट इज मूव्ड अलोंग द, ओके द मैग्नेट, ये वाला मैग्नेट इज मूव्ड अलोंग द एक्सिस टुवर्ड्स द बी, मतलब ये हुआ कि इस मैग्नेट को बी की तरफ मूव करवाया गया। ठीक है जी, तो स्टेट द पोलैरिटी इंड्यूस्ड एट द एंड क्यू एंड आर। अच्छा, बहुत सिंपल बता देता हूं आपको, लेंज लो ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि अगर कॉइल या मैग्नेट एक दूसरे के पास आते हैं तो सेम पोलैरिटी इंड्यूस होगा, और अगर एक दूसरे से दूर जाते हैं तो ऑपोजिट पोलैरिटी इंड्यूस होती है। अब साउथ पोल क्योंकि आर की तरफ आ रहा है तो ये बनेगा साउथ पोल, और जो क्यू है ये बनेगा आपका, क्योंकि ये देखो ना, अब ये समझना मेरी बात को, अब नॉर्थ क्योंकि दूर जा रहा है इसलिए ये भी बनेगा आपका साउथ पोल। साउथ जो आ रहा है इसकी तरफ, तो रिपल्शन के चक्कर में, सेम पोलैरिटी के चक्कर में यहां पे एस लेंगे, लेकिन क्योंकि नॉर्थ मेरे क्यू से दूर जा रहा है इसलिए ऑपोजिट पोलैरिटी आएगी जो कि साउथ ही होगी आपकी, तो दोनों का आंसर साउथ है। नेम द फिनोमिनन ड्यू टू विच द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है आपका, क्योंकि जब भी फ्लक्स में चेंज आता है ईएमएफ और करंट जो है उसमें इंड्यूस होता है। नेम द लॉ विच हेल्प टू फाइंड द पोलैरिटी एट द एंड पी क्यू एंड आर, आंसर है लेंज लॉ। तो लेंज लॉ के बेसिस पे हमने अपना ये आंसर जो है प्रेडिक्ट यहां पे किया है। एक बार आपको मैं आंसर अच्छे से दिखा देता हूं, देखिए अब यहां पे इन्होंने लिखा है दैट इज क्यू जो है हमारे पास यहां पर है साउथ, क्यू साउथ है, बट पोलैरिटी यहां पे इसने नॉर्थ लिखी है जो कि गलत है आपका, यहां पे आपके पास साउथ ही आएगा, ये साउथ ही आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉ ये बिल्कुल ठीक है। तो अगर आई होप आपको समझ में आ गया कि क्यों हुआ, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ये जो मैग्नेट है इसको हम कहां लेके गए हैं, एक्सिस टुवर्ड्स द बी, तो बी की तरफ लेके गए हैं, जिस वजह से यहां पर सेम पोलैरिटी आएगी और साउथ बनेगा, और क्योंकि इससे दूर लेके गए हैं इसलिए जो क्यू है आपका वो आपका भी साउथ बनेगा। तो इसने पूछा था क्यू और आर के लिए, तो ये आर है ये क्यू, ठीक है बिल्कुल दोनों साउथ बनेंगे, और ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्पेसिमेन पेपर 2023 के जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से इन क्वेश्चन के आंसर हमने देने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जरूर सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।